नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम इंदौर में हैं और इंदौर की तासीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इंदौर में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण अब 13 तारीख को है, लेकिन इंदौर में जो कुछ हुआ है, जो कुछ घटित हुआ है, उससे इंदौर के लोग क्या सोचते हैं, हम उनसे सीधा पूछने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि इंदौर में कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे अक्षय बम, उन्होंने ऐसे समय में नाम वापस ले लिया जब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस अब केवल लकीर पीटने का काम कर रही है, सांप तो निकल चुका है और कांग्रेस अब ये कह रही है कि आप नोटा पे वोट डालें। वास्तव में इंदौर की जनता क्या सोच रही है, इंदौर के लोग क्या सोच रहे हैं, आज मैं आया हूं इंदौर के ऐसे लोगों से मिलने जो बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, एक एमएनसी से रिटायर हैं। तो मैं सबसे पहले जो एनके खंडेलवाल साहब हैं, जो एडवोकेट हैं इंदौर में, मैं उनसे समझता हूं। खंडेलवाल जी, आपका स्वागत है। इंदौर में जो कुछ घटित हुआ है, हम उस इंदौर की तासीर को समझना चाहते हैं आपके जरिए। लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? जो भी कुछ हुआ है अभी तक, लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन जो रद्द करवाया गया है, वापस लिया गया है, ये हमारी नज़र में बहुत गलत हुआ है। क्योंकि प्रजातंत्र में जब तक कि चुनाव नहीं होगा, जब तक प्रजातंत्र नहीं रहेगा। इन लोगों ने क्या करा है कि प्रजातंत्र को ही वोट दिया, प्रजातंत्र का गला घोट दिया। जब दो व्यक्ति आमने सामने होंगे तो ही चुनाव होगा। अब बीजेपी ने अपना जो जवाबदारी वाला काम था, जो रिस्पॉन्सिबल काम था कि भी उनको चुनाव करवाना है, उस हिसाब से उन्होंने चुनाव नहीं करवाने के जैसे कसम खा ली हो। सूरत में भी उन्होंने यही किया। वो यहाँ भी ये करना चाहते थे कि यहाँ पर जो है तो फॉर्म वापस लेके निर्विरोध कर दिया, लेकिन निर्दलीय कुछ उम्मीदवार हैं, इसलिए निर्विरोध नहीं हो पाया। तो मेरी निगाह में जो किया है वो गलत किया। अक्षय बम ने तो गलत किया ही है, उसने तो धोखाधड़ी अपनी पार्टी के साथ की है, लेकिन बीजेपी ने भी जो है प्रजातंत्र के हिसाब से काम नहीं किया है। कल तो फिर क्या होगा, हर हमेशा जो है तो बीजेपी यही काम करेगी। कल नगर निगम का चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, प्रत्याशी को जो है तो जिस ढंग से भी प्रभाव में लेकर के, प्रलोभन में लेकर के या किसी भी तरह से उसको जो है तो वापस फार्म ले लेंगे या उसको हटा दिया जाएगा। तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत गलत हुआ है और इंदौर की बुद्धिजीवी जनता इस मामले में पूरी तरह से समझ रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है ये बहुत गलत किया है। अच्छा, दबाव में किया, ये इस तरह से नज़र सामने आ रहा है। आप कलेक्टर ऑफिस में जब अक्षय बम जाते हैं नेताओं के साथ, तो आप उनका चेहरा देखिए, चेहरे से लग रहा है कि वो कितना गुमसुम है। ये जो चीज़ें अक्षय बम आज बोल रहे हैं, तब कहाँ थे जब उन्होंने फॉर्म भरा था, जब फॉर्म लेने की वापस तारीख थी, तब नहीं आए वो। आज बोल रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, लोग खड़े नहीं थे, पैसा मेरे को नहीं दिया गया, प्रचार के लिए साथ में नहीं खड़े हैं। सनातन की बात, सनातन उनको एकदम अभी याद आया, जिस दिन फॉर्म वापस लेना था तब सनातन नहीं याद आया उनको, तो अचानक इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये एक बुद्धिजीवी के लिए, एक समझदार शिक्षाविद के लिए, जो कि इतना बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, स्वयं पढ़े लिखे हैं और वो इस ढंग की हरकत करते हैं, ये मतलब बहुत बेशर्मी वाली हरकत की उन्होंने। और वैसे ही बीजेपी ने भी जो किया है वो सही नहीं किया है। तो जनता जो है यही चाह रही है कि इसका कुछ न कुछ ऐसा जवाब दिया जाए जिससे कि जो है कम से कम उनको नसीहत लगे, दोनों लोगों को नसीहत लगे। हालांकि मोदी का काम अपनी जगह पर सही है, लेकिन लोकल राजनीति जो इंदौर में हुई है वो बहुत गलत हुई है। इसमें सुमित्रा महाजन जैसी ताई, जिन्होंने भी कहा है कि इसको होना ही नहीं था, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी कहीं से कहीं तक। जब हम जीत रहे थे, हमारा कैंडिडेट अच्छा था और हारने का सवाल ही नहीं है। जब हम 35-40 साल से जीत रहे हैं, अभी भी जीते हुए थे, विधानसभा हमारे पास है, नगर निगम हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसा क्या हो गया जो उसका फॉर्म निरस्त करवाया गया? एक सवाल ये है कि आपने बड़ी बड़ी बात बीच में कही कि नरेंद्र मोदी का काम बहुत अच्छा है, ताई को आप पसंद करते हैं, तो इससे ये संदेश तो जाता है कि आप वैचारिक रूप से कम कांग्रेसी नहीं हैं, आप निश्चित तौर पे यहाँ वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो ये जो नाराजगी है आपकी, वो नाराजगी क्या आम लोगों से बात करो तो क्या माहौल है? ये आपके विचार हमने सुने हैं, हमारे दर्शकों ने सुने हैं, पर आप जब आप बैठते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, लोगों से बैठते हैं या समाज में बैठना उठना रहता है आपका बहुत लोगों में, क्या माहौल पिछले, क्योंकि अब इसको 8 दिन करीब हो गए हैं पूरी घटना को, अभी लोग क्या कह रहे हैं? और कांग्रेस ने जो नोटा की बात कही है कि नोटा को दबाना चाहिए, तो आप सबक कैसे सिखाओगे? आज नोटा को भी दे दोगे तो जीते हुए तो वो ललवानी जी ही माने जाएंगे, एक खबर। और दूसरा मेरा ये भी इसी में यदि आप बताना चाहें कि ललवानी जी जो प्रत्याशी हैं,
उनसे भी नहीं पूछा गया है। मैंने सुना है कि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है कि ना उन्हें भरोसे में लिया गया, ना उनको कहा गया, और वे तो खुद जीत रहे थे। देश में सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाली सीट इंदौर है बीजेपी के लिए, और वहाँ ये माहौल। मैं कल बार एसोसिएशन में था, कोर्ट में, वहाँ भी मैंने कुछ वकीलों से चर्चा करी। सारे वकीलों का जनरली यही ओपिनियन था कि जो कुछ किया वो गलत किया, बीजेपी अपने आप में जीत रही थी, आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों किया, इस सब के समझ से बाहर है। वो लोग भी सब बोल रहे थे कि अजय बागड़िया जैसे एडवोकेट ने, जो कि उनके एडवोकेट थे, उनको भी बड़ा दुख हुआ कि उनको वापस लेने का कोई तुक ही नहीं था। ऐसा क्या हो गया था जिनको वापस लेना, फॉर्म पर वापस करवाया गया। तो ये सुमित्रा ताई भी बोल रही है, और शायद मैं सोचता हूँ कि बीजेपी के जो जिन नेताओं के द्वारा ये कार्य किया गया है, वो यदि वरिष्ठ नेताओं से राय लेते, सुमित्रा ताई से, कृष्ण मुखारी मोगे जी से, या इन लोगों से किसी राय लेते, तो शायद ये घटना नहीं होती। ये मेरा कहना है। अब रही बात, आपने जैसा पूछा कि सबक सिखाने वाली बात, तो कांग्रेस के पास कोई अब विकल्प है नहीं। कांग्रेस के पास यही बचा है कि नोटा पे लगाया जाए, जिससे कि बीजेपी को ये नसीहत लग सके कि आपके खिलाफ इतने लोग हैं। ये तो निश्चित है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन यदि 2 लाख 4 लाख भी नोटा में जाते हैं, तो ये तो सिद्ध हो जाएगा कि इंदौर में आपके खिलाफ इतने लोग आज उपस्थित हैं। आप जीते हुए हैं, ठीक है, लेकिन इतने लोग तो आपके विरोध में हैं। मैं आपसे फिर एक द्वारा आऊँगा आपके पास। मेरे साथ में जो मल्टीनेशनल कंपनी से रिटायर हैं मुकेश तिवारी साहब, और वो भी एक बुद्धिजीवी हैं, इंदौर के अपना विचार रखते हैं। हम उनसे समझते हैं कि क्या माहौल क्या है इंदौर का, और इंदौर की जो तासीर रही है। इंदौर बुद्धिजीवियों का शहर है, कोई अनपढ़ या गंवारों का नहीं है। जो कुछ यहाँ घटना हुई है, उसके लिए आप दोषी किसे मानते हैं? देखिए, इसमें जैसे कि बताया, अभी चर्चा चल रही थी कि बम जो है उन्होंने अच्छा नहीं किया निकल के। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के बाद पूरा के पूरा जो है माहौल ही बदल गया। तो इस स्थिति में क्या हुआ है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोग जो है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने से भी बचने लगे। कांग्रेस की तरफ से अगर आप देखें तो कॉन्टेस्ट करने के लिए बचने लगे, और कुछ लोगों ने जैसा साहस भी किया। स्पेशली अगर इंदौर के कॉन्टेस्ट में देखें तो ये बीजेपी की ही सीट रही है, और इसमें बीजेपी हमेशा से अच्छे मार्जिन से ही जीतती है। मगर इंदौर के अंदर जब जो भी प्रत्याशी बम साहब आए, तो बम साहब को शायद ऐसा लगता है, जो मैंने पढ़ा और सुना, कि उनको जितना सपोर्ट चाहिए था कार्यकर्ताओं का या पार्टी का, वो सपोर्ट ना मिलने से शायद उन्होंने इसमें से विड्रॉवल किया। तो ये एक चीज़ थी। अगर वो कॉन्टेस्ट करते तो वो अच्छा होता, मगर ना कॉन्टेस्ट करने से ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस के अंदर जो जनाधार जो लेवल है वो और ज़्यादा बिफर गया, कि ये कांग्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा उस तरीके की पार्टी है हो गई, जबकि वो नेशनल लेवल पे लार्जेस्ट विपक्षी पार्टी है। मगर कहीं ना कहीं संगठन में ऐसा कुछ लगता है कि वो संगठन वाली बात नहीं रही जो रहना चाहिए थी, जो पहले थी। तो तिवारी जी, अब इंदौर की जनता के पास क्या विकल्प क्या है? इंदौर की जनता के पास देखिए, जरूर ये डिस्कशन में आ रहा है कि नोटा जो है इसका उपयोग कांग्रेस इसको बढ़ावा दे रही है, मगर मुझे लगता है कि अब जो है मतदाता इस समय पे निष्क्रिय हो जाएगा। अगर देखे जाए तो बीजेपी का भी मतदाता निष्क्रिय रहेगा, कांग्रेस का भी निष्क्रिय रहेगा, क्योंकि उनको अभी कॉन्टेस्ट ही नहीं है वोट डालने। आपका कहना है कि यहाँ मतदान बहुत कम होगा? मतदान कम होगा, और इसका इफेक्ट इसलिए मतदान कम होगा क्योंकि कांग्रेस ही सोचेगा कि अभी हमारा कैंडिडेट नहीं है तो कौन जाए नोटा करने के लिए, अपना समय निकाले। और बीजेपी वाला ये सोचेगा कि अरे ये तो जीत ही रही है, कोई पार्टी में है नहीं। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि अब मतदान जो है परसेंटेज इसमें गिरेगा। नहीं तो एक और जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि इस तरह के ही चलता रहा जैसा चल रहा है तो नगर निगमों में भी चुनाव कराना मुश्किल होगा, स्थानीय निकायों में चुनाव कराना मुश्किल होगा, पंचायतों में। इस तरह यदि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को बिठाती रहेगी तो ये प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था हमारे संविधान ने दी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। आपको लगता है ऐसा, या ये केवल बम इसलिए आ गए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किया, बम खुद चल के बीजेपी के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि साहब मैं तो अपनी पार्टी से दुखी हूं, मैं बैठना चाहता हूं? देखिए, अंदरूनी क्या हुआ है बम साहब के साथ, कैसे उन्होंने ज्वाइन किया है, मगर जो मुझे लगता है कि उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला। एक तो जब आपके पास सपोर्ट नहीं हो और आप खड़े हो जाओ कि चलो इस बेसिस पे कि मुझे कार्यकर्ताओं को सपोर्ट मिलेगा, पार्टी का सपोर्ट मिलेगा, कॉन्टेस्ट करते हैं,
मगर जब नहीं मिलता तो फिर शायद ये वाली स्थिति बन सकती है। मगर ये 2-3 केसेस ऐसे इंडिया लेवल पर हुए हैं जहाँ पर कि लोगों को बैकआउट करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे कि प्रजातंत्र के अंदर कॉन्टेस्ट अच्छी होना चाहिए, हेल्दी कॉन्टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि सब लोग इंटरेस्ट से वहाँ वोटिंग करने जाएं। अब इंदौर का केस है, अब देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग होती है। चलिए एक एक सवाल और इन दोनों से लेते हैं। हमारे साथ खंडेलवाल साहब, मैंने बताया कि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ, और उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन में भी ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। खंडेलवाल साहब, ये जो इंदौर है ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और आपने 4 महीने पहले 9 की 9 सीटें जीतकर बीजेपी की झोली में डाली हैं। तब भारतीय जनता पार्टी को सांसद के लिए ये क्यों करना पड़ा? और इसके लिए यदि भारतीय जनता पार्टी की ओर देखेंगे तो ताई ने अपनी हाथ झाड़ लिए, ना प्रत्याशी ने अपने हाथ झाड़ लिए, तो आखिर दोषी कौन है? प्रत्याशी बोल रहा है मुझे पता नहीं था, ताई बोल रही है कि हमें करने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या ये भोपाल से हुआ है, क्या ये दिल्ली से हुआ है, या यहीं इंदौर के ही कुछ नेता हैं जिन्होंने अपनी मनमाजी से ऐसा कर लिया? ये आप भी देख रहे हैं और आप भी चैनल चला रहे हैं कि जो वीडियो चल रहे हैं या यूट्यूब पे जो जानकारी चल रही है, जो नेताओं की बात चल रही है, आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ के नेताओं ने हाई कमान के सामने अपना ग्राफ ऊंचा करने के लिए इस ढंग की घटना करी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि जो हाई कमान में जो मेन नेता है, जो इन कामों में माहिर है, उन तक को ग्राफ बढ़ाने के लिए, बाकी जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मैं नहीं सोचता हूँ कि उन तक खबर गई होती तो वो ये करने देते, शायद वो भी नहीं करने देते। एक ही नेता है जो इस काम में माहिर है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, और जिन नेताओं ने यह काम किया है वो भी समझ रहे हैं, और वो जनता में ये भी कह रहे हैं कि हमने तो हाईकमान से परमिशन लेके किया है। ऐसा शहर के अंदर ऐसी अफवाह है। चलिए तिवारी जी, अब आपसे भी आखिरी प्रश्न ये है कि जो बम है अक्षय बम, अक्षय कांति बम, कांति उनके पिताजी का नाम है, अक्षय कांति बम का आप क्या भविष्य देख रहे हो इंदौर की राजनीति में? क्योंकि उन्होंने तो एक तरह से कहते ना, लॉन्च होते ही पड़ जाना, वो अभी शुरुआत ही हुई थी राजनीति में उनकी। उनके चाचा जी बहुत कवि, बहुत अच्छे महेंद्र बम गौसेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, और दिग्विजय सिंह जी, इस दिग्विजय सिंह ने इस परिवार पर काफ़ी वो अपना वो रखा है। ये टिकट भी दिग्विजय सिंह ने ही दिलाई थी, जो मेरी जानकारी है। तो अक्षय बम का बीजेपी की राजनीति में इंदौर में क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के पास जो विज़न होगा उसके हिसाब से कार्यकर्ताओं को तो तवज्जो मिलती है। उसमें जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको आगे लाया जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं अभी इंडिया में। इनमें केवल अक्षय बम के बारे में है, कार्यकर्ताओं जो काम करने वाला उसको मिलेगा, पर जो अक्षय बम करके आए हैं, तो अक्षय बम जैसे अभी कांग्रेस से आए हैं, तो अभी तो वो ऐसे बड़े नेता तो नहीं माने जाएंगे इस समय पे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सीनियर नेता भी हैं। तो अक्षय बम को अपने आप को साबित करना पड़ेगा बीजेपी में कि वो काम करने में कितने सक्षम है, और उसके बेसिस पे ही उनका फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड होगा। इंदौर में हमारे साथ में शुक्ला दंपत्ति हैं, रचना शुक्ला हैं, ये कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, और इंदौर में जो कुछ हुआ है चुनाव को लेकर, ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर के जो 27 लाख मतदाता हैं उनका अधिकार छीन लिया गया है। क्या वास्तव में महिलाएं ये सोच रही हैं? हम रचना शुक्ला जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आप तमाम सारे सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, रोटरी से जुड़ी हुई हैं, क्या क्या सोच रही हैं महिलाएं, इंदौर की महिलाएं क्या सोच रही हैं? रचना जी, आपका स्वागत है। आप क्या सोच रहे हैं इंदौर के लोग? जो कुछ घटनाक्रम इंदौर में हुआ है, जिस तरह कांग्रेस के कैंडिडेट ने एंड टाइम पर अपना नाम वापस लिया है और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, अब कांग्रेस केवल, जैसे कहते हैं ना अपन कि लकीर पीटने जैसा, केवल नोटा चला रहे हैं। वो अलग बात है कि नोटा को भी देने के बाद बीजेपी ही जीतने वाली है, पर वाकई यहाँ का बुद्धिजीवी और यहाँ का आम मतदाता क्या सोच रहा है? आम मतदाता, जैसे मेरी जिससे बात होती है, सीधी सी बात एक कहना चाहूँगी कि यहाँ का मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये क्या स्थिति बनी है। कभी सोचा ही नहीं था कि ये स्थिति बनेगी, और बीजेपी इस हद तक जाके कैंडिडेट्स को प्रभावित करेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो सब लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर वोटिंग थोड़ी देर से है, तो लोगों को थोड़ा सोचने समझने का मौका मिला है। तो जो भी बात हमारी होती है, पहले तो सब लोग इसी उसमें थे कि अब तो वोटिंग करने जाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, बीजेपी तो पहले भी जीत रही थी और अब और बड़े मार्जिन से जीतेगी। लेकिन जो यहाँ बाकी बुद्धिजीवियों से जब बात होती है तो सब लोग यही कहते हैं कि ठीक है, अगर
कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस को तो वैसे भी बीजेपी वालों ने पूरा खत्म कर ही दिया है। ये इनकी पॉलिसी है कि सारा अपोजिशन इन्होंने बहुत कमज़ोर कर दिया है। उसके बाद फिर ये इलेक्शन करवा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो वन साइडेड इलेक्शन है, और लोग भी यही कह रहे हैं कि वन साइडेड इलेक्शन है। तो मैं सही बात ये कहूँ कि महिलाओं को बहुत पुशअप करना पड़ेगा वोट देने जाने के लिए। पहले ही महिलाओं का जो मतदान होता है वो हमेशा कम होता है, लेकिन अब तो और भी कम होगा क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। इंदौर के जो इलेक्शन थे, जो पहले इतना इंथुजियाज्म से सब लोग जाया करते थे वोट देने, वो तो खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि यहाँ गुस्से में जो लोग हैं वो नोटा दबाकर अपना गुस्सा निकालेंगे। आपको लगता है कि उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी जो अपना गुस्सा नोटा पे जाके निकालेंगी? जो चाहेंगी बिल्कुल निकालेंगी और लोग नोटा को देंगे वोट। आप देखिएगा यहाँ पर रिकॉर्ड बनेगा नोटा का, लोग नोटा को देंगे। और महिलाएं जो मतलब अब उनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना, जो कांग्रेस का वोटर है वो क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं कि वोट एक भी वोट कांग्रेस को यहाँ पे नहीं मिलता है, काफ़ी वोट मिलते हैं यहाँ पे, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? नोटा ही दबाएंगे। चलिए, हमारे साथ में भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस के रिटायर अधिकारी अशोक शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। आप क्या सोच रहे हैं इसमें, और आप जैसे तमाम जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, जो रिटायर अधिकारी हैं, क्या आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब जाते हैं गार्डन में, क्या बातें हो रही हैं? रवीन जी, अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में अगर सोचें तो अगर मैं लोकल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, बम साहब का ये कहना है कि भाई मेरे को जो है संसाधनों की कमी थी, मेरे पास जो था वो यहाँ चुनाव सभा नहीं मेरी हो रही थी, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, यहाँ के जीतू पटवारी जी से भी बोला था कि यहाँ बड़े नेताओं की सभा कराओ, और उनने मेरी नहीं सुनी। तो इसमें मेरा ये विचार है कि जैसा आपको पता है कि उड़ीसा में भी एक कांग्रेस की उम्मीदवार थी जो कि संबित पात्रा और बीजेडी के, उनने पहले टिकट वापस कर दिया। उन्होंने पैसे मांगे थे, पैसे नहीं मिले, तो लेकिन फॉर्म भरने से पहले ही वापस कर दिया। तो अगर बम साहब चाहते तो ये कर सकते थे, पहले पे वापस कर देते कि भाई मेरे पीछे कोई नहीं है और मैं पूरा जो भार है वो मेरे ऊपर आ गया है वित्तीय, और मेरे साथ कुछ लोग खड़े नहीं है। तो ये चीज़ तो उनको पहले पता चल गई थी, तो उनने एंड टाइम पे ये सब चीज़ें क्यों की? इससे ऐसा लगता है कि ये कोई षड्यंत्र था। नहीं, लेकिन धारा 307 उनके खिलाफ लगाई गई, 376 की तैयारी हो गई। उनके कॉलेज में एक जो महिला पढ़ाती थी उसका आवेदन पड़ा हुआ था पुलिस के पास कि इसने हमारे साथ गलत किया, तो वो 376 की तैयारी थी, उससे कहीं घबरा तो नहीं गई है? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये षड्यंत्र था पूरा, और षड्यंत्र करके इनको बैठाने की कोशिश की तैयारी थी और वो सक्सेसफुल हो गए, और ये दबाव बनाया गया और इसकी वजह से उनको ये एंड समय पे ये अपना एक्शन लेना पड़ा। नहीं तो वो 3 दिन पहले भी, 3 या 4 दिन पहले भी ये नाम वापस ले सकते। शुक्ला जी, इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी का कितना फायदा हुआ, या भारतीय जनता पार्टी का आपको नुकसान दिख रहा है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान तो हुआ है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये सोच रहा है कि भाई ये प्रजातंत्र में तो सबको वोट देने का अधिकार है, अगर इसी तरीके से आप दबाव की राजनीति डाल के 307 की धारा अभी क्यों लगाई गई? केस तो बहुत पुराना था। नहीं, वो तो कोर्ट ने लगाई है, लेकिन हाँ ये बात सही है, वकील इन लोगों ने भी लगाए थे कि वकील जाके खड़े हुए थे। हाँ, तो ये पहले भी हो सकता था। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी की नस दबा के और उसकी उस कमी का वो लेके और उसके ऊपर अपनी शर्तें थोप दो। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये है कि जो शिवराज सिंह के समय में लाडली बहना योजना आई थी जिसमें 1000 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं, और वो महिलाओं को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पक्ष में वोटिंग कराने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस बार सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, और आपके वोटिंग से पहले जो 10 तारीख को पैसा आता था वो 5 तारीख को ही खाते में डाल दिया गया है, और इनकी संख्या बहुत बड़ी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है तो वो लाडली बहनाओं की वजह से हुई है। ये अंडर करंट किसी को दिखाई नहीं दिया, हमें भी दिखाई नहीं दिया। आपको लगता है कि ये लोकसभा चुनाव में लाडली बहना कहीं असर कर रही है? विधानसभा चुनाव में तो मैं मान सकती हूँ कि लाडली बहना ने असर किया, लेकिन संसद के चुनाव में भी इतना बड़ा रोल प्ले करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। थोड़ा बहुत असर जरूर होगा इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा असर होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है। लेकिन जो बीजेपी का पुराना वोटर है, जो हमेशा से बीजेपी को वोट देता रहा है, वो तो देगा ही।
लेकिन लाडली बहने का बहुत असर होगा ऐसा अब मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इंदौर में हैं, जैसा मैंने बताया, और इंदौर में हमने यहाँ बुद्धिजीवी और 4 लोगों से बात की, और चारों की बात में ये जरूर निकल कर आया है कि यदि यही चलता रहा तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे लोकतंत्र को बचाना है तो कम से कम मतदाता के अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिए। और जो घटनाक्रम हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा कितना हुआ किसी को नहीं पता, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो इंदौर के मतदाताओं की नाराजगी है वो निश्चित तौर पर ये लंबे समय भारतीय जनता पार्टी के नुकसान पहुंचा सकती है। बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले, जमाने वाले, बढ़ाने वाले जो नेता हैं इंदौर में, वो सब की सब एक सिरे से नाराज हैं। कुछ कैमरे के सामने आ रहे हैं और कुछ घर बैठकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। फिलहाल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर में सेल्फ गोल कर बैठी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।